धारा 171 सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से रोकना। यह धारा पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक संपत्ति को होने वाली क्षति को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की शक्ति देती है। एक पुलिस अधिकारी अपने स्वयं के अधिकार से किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, चाहे वह चल मूवेबल हो या अचल इमूवेबल, को अपनी उपस्थिति में इन हिज व्यू होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, या किसी भी सार्वजनिक मील के पत्थर, पब्लिक लैंडमार्क, बॉय, पानी में निशान, या नेविगेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य निशान को हटाने या नुकसान पहुंचाने से रोक सकता है। सरल शब्दों में, एक पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से, अपनी अथॉरिटी से बीच बचाव करे। मकसद क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने से रोकना। यह संपत्ति चल जैसे सरकारी वाहन या अचल जैसे सरकारी इमारत, सड़क हो सकती है। यह हस्तक्षेप तभी हो सकता है जब नुकसान पुलिस अधिकारी की आंखों के सामने इन हिज व्यू हो रहा हो या करने की कोशिश की जा रही हो। इसमें किसी सार्वजनिक मील के पत्थर, पानी में लगे बॉय जो नावों को रास्ता दिखाते हैं, या नेविगेशन के लिए उपयोग होने वाले अन्य निशानों को हटाने या नुकसान पहुंचाने से रोकना भी शामिल है। इस धारा का महत्व, यह धारा पुलिस को सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक बनाती है। यह उन्हें तत्काल कार्रवाई करने की शक्ति देती है ताकि संपत्ति को नुकसान होने से पहले रोका जा सके। यह धारा छोटे मोटे अपराधों को रोकने में भी महत्वपूर्ण है, जहां तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, धारा 171 प्रत्येक पुलिस अधिकारी को यह अधिकार और कर्तव्य देती है कि वह अपनी उपस्थिति में सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान को अपनी अथॉरिटी से रोके, जिसमें भूमि और जल दोनों पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक निशान शामिल हैं। धारा 172 पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए व्यक्तियों का बाध्य होना। यह धारा नागरिकों पर पुलिस अधिकारियों के वैध निर्देशों का पालन करने की बाध्यता डालती है और ऐसे निर्देशों का पालन न करने पर पुलिस की शक्तियों को भी परिभाषित करती है। इस अध्याय के तहत अपने किसी भी कर्तव्य के निर्वहन में पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए वैध निर्देशों का पालन करने के लिए सभी व्यक्ति बाध्य होंगे। सरल शब्दों में, इस अध्याय चैप्टर एक्स लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए निवारक कार्रवाई के तहत हर व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के उन निर्देशों का पालन करना होगा जो वैध, लॉफुल हैं, और ये निर्देश पुलिस अधिकारी ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिए हों। उदाहरण, यदि पुलिस अधिकारी किसी भीड़ को तितर बितर होने का आदेश देता है या किसी व्यक्ति को किसी खास जगह से हटने को कहता है, तो उस निर्देश का पालन करना अनिवार्य है, बशर्ते वह निर्देश कानून के दायरे में हो। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई। 2. एक पुलिस अधिकारी उपधारा 1 के तहत उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने का विरोध करने वाले, इनकार करने वाले, अनदेखा करने वाले या अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोक सकता है या हटा सकता है, और ऐसे व्यक्ति को या तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकता है या छोटे मामलों में उसे 24 घंटे की अवधि के भीतर जितनी जल्दी हो सके रिहा कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति उपधारा 1 के तहत पुलिस अधिकारी के वैध निर्देश का पालन नहीं करता है, जैसे विरोध करता है, मना करता है, अनदेखा करता है या उसकी अवहेलना करता है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को रोक सकता है, डिटेन या हटा सकता है, रिमूव। और ऐसे व्यक्ति के साथ 2 चीजें कर सकता है। 1, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है। 2, या छोटे मोटे मामलों में उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके रिहा कर सकता है। यह छोटे मामलों में पुलिस को कुछ विवेक देता है कि वह हर उल्लंघन के लिए सीधे मजिस्ट्रेट के पास न जाए। संक्षेप में, धारा 172 सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने में पुलिस की भूमिका को मजबूत करती है, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने की शक्ति मिलती है। यह नागरिकों पर पुलिस के वैध निर्देशों का पालन करने की बाध्यता डालती है और अवज्ञा के मामले में पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार देती है।
साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि छोटे मामलों में अनावश्यक हिरासत से बचा जा सके। धारा 173 संज्ञेय मामलों में जानकारी FIR। यह धारा बताती है कि किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी पुलिस को कैसे दी जाएगी, उसे कैसे दर्ज किया जाएगा और इस प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण नियम क्या हैं। 1. किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित हर जानकारी, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, किसी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, को मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दी जा सकती है। और यदि जानकारी सरल शब्दों में किसी भी संज्ञेय अपराध, गंभीर अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है के बारे में कोई भी जानकारी, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो, मौखिक रूप से बोलकर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे ईमेल, मैसेज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी को दी जा सकती है। मौखिक रूप से दी जाती है तो उसे उसके द्वारा या उसके निर्देश पर लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा। और ऐसी हर जानकारी चाहे लिखित में दी गई हो या ऊपर बताए अनुसार लिखित में दर्ज की गई हो, सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। अगर जानकारी मौखिक रूप से दी गई है तो पुलिस अधिकारी उसे लिखेगा या लिखवाएगा और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाएगा। और चाहे जानकारी लिखित में दी गई हो या पुलिस ने लिखी हो, उस पर जानकारी देने वाले व्यक्ति के दस्तखत होंगे। इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जाती है तो उसे उसके द्वारा जानकारी देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर रिकॉर्ड में लिया जाएगा। अगर जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई है तो पुलिस अधिकारी उसे रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जानकारी देने वाले को 3 दिनों के भीतर उस पर दस्तखत करने होंगे और उसका सार, सब्सटेंस एक ऐसी किताब में दर्ज किया जाएगा जिसे ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रखेगा। और जो भी जानकारी मिली है उसका मुख्य हिस्सा, सार, एक खास रजिस्टर बुक में दर्ज किया जाएगा जिसका फॉर्मेट राज्य सरकार तय करेगी। विशेष प्रावधान महिलाओं और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए FIR, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। परंतु यह कि यदि जानकारी किसी ऐसी महिला द्वारा दी जाती है जिसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 59, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 29 या धारा 124 के तहत अपराध किया गया है या करने का प्रयास किया गया है, तो ऐसी जानकारी एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी। सरल शब्दों में पहला परंतुक यदि FIR किसी महिला द्वारा दर्ज कराई जा रही है। और अपराध भारतीय न्याय संहिता की यौन उत्पीड़न या संबंधित धाराओं जैसे बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, हमला आदि से संबंधित है। तो ऐसी जानकारी केवल एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जाएगी। परंतु यह भी कि इस घटना में कि जिस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71, 74 से 89 या धारा 124 के तहत अपराध किया गया है या करने का प्रयास किया गया है, वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो ऐसी जानकारी एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के निवास पर या ऐसे व्यक्ति की पसंद के सुविधाजनक स्थान पर एक दुभाषिया इंटरप्रेटर या एक विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर की उपस्थिति में, जैसा भी मामला हो, दर्ज की जाएगी। सरल शब्दों में दूसरा परंतुक यदि अपराध उपरोक्त यौन उत्पीड़न संबंधित धाराओं में से किसी से संबंधित है और यह पीड़ित व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम, डिसेबल्ड है, तो पुलिस अधिकारी जानकारी को पीड़ित के घर पर मोड़े उसकी पसंद के किसी सुविधाजनक स्थान पर मोड़े दर्ज करेगा। यह सन के लिए एक दुभाषिया इंटरप्रेटर या विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर की मौजूदगी में होगा ताकि पीड़ित अपनी बात ठीक से बता सके। ऐसी जानकारी की रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डन की जाएगी। सरल शब्दों में दूसरा परंतुक ऐसी जानकारी को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ दर्ज किया जाएगा। पुलिस अधिकारी यथासंभव शीघ्र ही धारा 183 की उपधारा 6 के खंड A के तहत
मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति का बयान दर्ज करवाएगा। सरल शब्दों में दूसरा परंतुक सी, पुलिस अधिकारी को जितनी जल्दी हो सके पीड़ित का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाना होगा। धारा 163(6)(a) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा बयान यह सुनिश्चित करता है कि बयान न्यायिक रूप से मान्य हो। एफआईआर की कॉपी ऑफ एफआईआर डू उपधारा 8 के तहत दर्ज की गई जानकारी की एक प्रति सूचना देने वाले या पीड़ित को तुरंत बिना किसी शुल्क के दी जाएगी। सरल शब्दों में एफआईआर दर्ज होते ही उसकी एक कॉपी सूचना देने वाले या पीड़ित को तुरंत और मुफ्त में दी जाएगी। कुछ संज्ञेय अपराधों में प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन सर्टेन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। 3, धारा 175 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर, जो 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम के लिए दंडनीय है, पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति से अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए, सरल शब्दों में अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है जो 3 साल या उससे ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम की सजा वाला है, तो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी से नीचे के रैंक के अधिकारी की पहले अनुमति लेकर, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए 14 दिनों की अवधि के भीतर यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए आगे बढ़ सकता है कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रीमा फेसी केस मौजूद है, या 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच कर सकता है। यह जांच यह देखने के लिए होगी कि क्या मामला प्रथम दृष्टया सही है और आगे जांच करने लायक है। आई जब प्रथम दृष्टया मामला मौजूद हो तो जांच इन्वेस्टिगेशन के साथ आगे बढ़ सकता है। यदि प्रारंभिक जांच में या सीधे ही प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो वह नियमित जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। एफआईआर दर्ज न होने पर कार्रवाई, एक्शन ऑन रिफ्यूजल टू रिकॉर्ड एफआईआर। 4, उपधारा 1 में संदर्भित जानकारी को दर्ज करने से पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी द्वारा इनकार किए जाने से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकता है, जो यदि संतुष्ट है कि ऐसी जानकारी एक संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा करती है तो या तो मामले की स्वयं जांच करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से जांच करने का निर्देश देगा, और ऐसे अधिकारी के पास उस अपराध के संबंध में पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी, जिसके विफल होने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। सरल शब्दों में अगर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है, तो पीड़ित व्यक्ति या जानकारी देने वाला व्यक्ति उस जानकारी का मुख्य हिस्सा लिखित में और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक एसपी को भेज सकता है। यदि एसपी को लगता है कि उस जानकारी से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो एसपी या तो खुद उस मामले की जांच करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को जांच करने का आदेश देगा। जांच करने वाले इस अधिकारी के पास पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी। यदि फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पीड़ित व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। संक्षेप में धारा 133 संज्ञेय अपराधों की रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और प्रारंभिक कार्रवाई के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर की अनुमति देती है। महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए संवेदनशील रिकॉर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। कुछ अपराधों में प्रारंभिक जांच का प्रावधान करती है और एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति में पीड़ित के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध कराती है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में एफआईआर के महत्व और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है। धारा 174 असंज्ञेय मामलों में जानकारी और उनकी जांच। यह धारा बताती है कि असंज्ञेय
नॉन कॉग्नाइजेबल अपराधों के बारे में पुलिस को जानकारी कैसे दी जाती है और पुलिस ऐसे मामलों में जांच कैसे कर सकती है। एक, जब किसी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को उसके स्टेशन की सीमाओं के भीतर किसी असंज्ञेय अपराध के घटित होने की जानकारी दी जाती है, तो वह जानकारी का सार, सब्सटेंस, एक ऐसी पुस्तक में दर्ज करेगा या करवाएगा जिसे ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रखेगा। और सरल शब्दों में, जब पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि उसके इलाके में कोई असंज्ञेय अपराध हुआ है, तो वह उस जानकारी का मुख्य हिस्सा, सार, एक खास रजिस्टर में दर्ज करेगा या करवाएगा। इस रजिस्टर का फॉर्मेट राज्य सरकार तय करेगी। आई, सूचना देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। और फिर वह जानकारी देने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। पुलिस असंज्ञेय मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू नहीं कर सकती। आई, ऐसे सभी मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट पखवाड़े, फोर्टनाइटली में मजिस्ट्रेट को भेजेगा। वह ऐसे सभी असंज्ञेय मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट हर 15 दिन में मजिस्ट्रेट को भेजेगा। असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या है? असंज्ञेय अपराध वे कम गंभीर अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच शुरू नहीं कर सकता। उदाहरण, मानहानि, धोखाधड़ी, हमला, गंभीर चोट के बिना आदि। असंज्ञेय मामलों की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन कॉग्नाइजेबल केसेस। 2, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी असंज्ञेय मामले की जांच नहीं करेगा जिसके पास ऐसे मामले की सुनवाई करने या मामले को विचारण, ट्रायल के लिए सुपुर्द करने की शक्ति है। सरल शब्दों में, कोई भी पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामले की जांच तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे किसी मजिस्ट्रेट से आदेश न मिल जाए। यह वही मजिस्ट्रेट होना चाहिए जिसके पास ऐसे मामले की सुनवाई करने या उसे आगे विचारण के लिए भेजने की शक्ति हो। मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस की शक्तियां, पुलिस पावर्स ऑन मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। 3, ऐसा आदेश प्राप्त करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी जांच के संबंध में बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति को छोड़कर वही शक्तियां प्रयोग कर सकता है जो एक पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामले में प्रयोग कर सकता है। सरल शब्दों में, जब एक पुलिस अधिकारी को असंज्ञेय मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट से आदेश मिल जाता है, तो वह जांच से संबंधित सभी शक्तियां जैसे गवाहों से पूछताछ करना, सबूत इकट्ठा करना इस्तेमाल कर सकता है, सिवाय बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति के। इसका मतलब है कि गिरफ्तारी के लिए उसे अभी भी वारंट की जरूरत होगी। मिश्रित अपराधों वाले मामले, केसेस विद मिक्स्ड ऑफेंसेस। 4, जहां कोई मामला 2 या अधिक अपराधों से संबंधित है जिनमें से कम एक संज्ञेय है, तो मामला संज्ञेय मामला माना जाएगा, भले ही अन्य अपराध असंज्ञेय हों। सरल शब्दों में, अगर किसी एक केस में कई अपराध शामिल हैं और उनमें से कम एक अपराध संज्ञेय है, गंभीर वाला, तो पूरे मामले को संज्ञेय मामला ही माना जाएगा, भले ही बाकी अपराध असंज्ञेय क्यों न हो। इसका फायदा यह है कि पुलिस पूरे मामले में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच शुरू कर सकती है और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी कर सकती है, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाती है। संक्षेप में, धारा 174 असंज्ञेय अपराधों को अलग तरीके से हैंडल करती है, जिसमें पुलिस सीधे जांच शुरू नहीं कर सकती और उन्हें पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है। यह भी स्पष्ट करती है कि ऐसे मामलों में भी पुलिस की जांच शक्तियां क्या होंगी और यदि एक ही मामले में संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराध शामिल हों तो उसे कैसे वर्गीकृत किया जाएगा ताकि प्रभावी कार्रवाई की जा सके। धारा 185 पुलिस अधिकारी की संज्ञेय मामलों की जांच करने की शक्ति। यह धारा पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, को संज्ञेय अपराधों की जांच करने की व्यापक शक्ति प्रदान करती है और इसमें कुछ अपवाद और अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल हैं। 1, कोई भी पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना
किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है जिस पर उस स्थानीय क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को अध्याय 43 के प्रावधानों के तहत पूछताछ करने या विचारण करने की शक्ति होगी, परंतु यह कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस उपाधीक्षक, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को मामले की जांच करने के लिए कह सकता है। सरल शब्दों में, ओ पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी, एसएचओ या उसके रैंक का कोई भी अधिकारी, ओ मजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश के बिना ओ किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच कर सकता है। ओ यह जांच उस अपराध की होनी चाहिए जिस पर उस क्षेत्र के न्यायालय को अध्याय इंडाप, जो आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, के तहत पूछताछ या विचारण करने की शक्ति होती। ओ विशेष प्रावधान, प्रोविजो। हालांकि अपराध कितना गंभीर है यह देखते हुए पुलिस अधीक्षक, एसपी, पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी को उस मामले की जांच करने का निर्देश दे सकता है, यानी एक उच्च रैंक का अधिकारी भी जांच कर सकता है। केस सेन पुलिस कार्यवाही पर सवाल न उठाना, नो क्वेश्चनिंग ऑफ पुलिस प्रोसीडिंग्स। 2, ऐसे किसी भी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी भी कार्यवाही पर किसी भी चरण में इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि ऐसा मामला वह था जिसकी जांच करने के लिए ऐसे अधिकारी को इस धारा के तहत अधिकार नहीं था। सरल शब्दों में, ओ अगर पुलिस अधिकारी ने किसी संज्ञेय मामले में जांच की है, ओ तो उसकी जांच प्रक्रिया पर बाद में यह कहकर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि उसे उस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं था। ओ इसका मतलब है कि अगर कोई गलती से किसी ऐसे मामले की जांच कर लेता है जिसके लिए वह सीधे अधिकृत नहीं था, तो भी उसकी जांच रद्द नहीं होगी, बशर्ते वह संज्ञेय अपराध हो। यह कानूनी जटिलताओं से बचने और जांच की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए है। मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश, मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। 3, धारा 210 के तहत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट धारा 173 की उपधारा 4 के तहत किए गए शपथ पत्र, एफिडेविट द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के बाद और ऐसी जांच करने के बाद जो वह आवश्यक समझे और पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत की गई प्रस्तुति, सबमिशन के बाद उपर्युक्त जांच का आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में, ओ मजिस्ट्रेट जिसे धारा 210 के तहत शक्ति प्राप्त है, ओ धारा 173(4) के तहत दिए गए आवेदन पर विचार करने के बाद, यह वह स्थिति है जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है और व्यक्ति एसपी के पास जाता है और फिर एसपी भी कार्रवाई नहीं करता तो मजिस्ट्रेट के पास आता है। ओ शपथ पत्र के साथ दिए गए आवेदन को देखने के बाद, ओ और आवश्यक जांच करने के बाद, ओ और पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में दी गई जानकारी पर विचार करने के बाद, ओ उपर्युक्त जांच का आदेश दे सकता है, यानी पुलिस को जांच शुरू करने का आदेश दे सकता है। लोक सेवक के खिलाफ जांच का आदेश, ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। 4, धारा 210 के तहत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर जांच का आदेश दे सकता है, बशर्ते। सरल शब्दों में, ओ मजिस्ट्रेट जिसे धारा 210 के तहत शक्ति प्राप्त है, ओ अगर उसे किसी लोक सेवक, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलती है जो उसकी सरकारी ड्यूटी करते समय हुई घटना से संबंधित है, ओ तो मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन। उसे उस लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों वाली रिपोर्ट प्राप्त हो और ओ मजिस्ट्रेट को पहले उस लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से उस घटना के तथ्यों और परिस्थितियों की एक रिपोर्ट मिलनी चाहिए। लोक सेवक द्वारा कथित घटना के बारे में दी गई स्थिति के बारे में दिए गए बयानों पर विचार करने के बाद, ओ और मजिस्ट्रेट को उस लोक सेवक द्वारा दिए गए बयानों पर भी विचार करना होगा कि ऐसी कथित घटना किस स्थिति में हुई। ओ यह प्रावधान लोक सेवकों को झूठी शिकायतों से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उनके खिलाफ जांच का आदेश देने से पहले एक प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाए। संक्षेप में, धारा 175 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारियों को संज्ञेय मामलों की स्वतः जांच करने की व्यापक शक्ति देती है, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप के बिना
त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। यह जांच में प्रक्रियात्मक खामियों के कारण कार्यवाही को अमान्य होने से बचाती है। मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर जांच का आदेश देने का अधिकार देती है और लोक सेवकों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं निर्धारित करती है।